हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सोलर ज्ञान एनआरई न्यूज़ चैनल। नवंबर 2021 में रिन्यूएबल एनर्जी के फील्ड में क्या अपडेट रहा उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और जो न्यूज़ का अपडेट है, अब बेसिकली हम इसको दो पार्ट में बनाया करेंगे। जो फर्स्ट पार्ट है वो जो गवर्नमेंट की क्या पॉलिसीज अपडेट रहा, क्या इन्वेस्टमेंट रहा, क्या रेगुलेटरी अपडेट रहा, और भी क्या इन्वेस्टमेंट या और भी जो न्यूज़ है उसके बारे में अपडेट करेंगे। जो पार्ट टू रहेगा, पार्ट टू बेसिकली इस पर्टिकुलर मंथ में कितने टेंडर्स निकले, कौन कौन से टेंडर का डेट एक्सटेंड हुआ, किस टेंडर्स का रिवर्स ऑक्शन हुआ, कितने के बिड्स आए, इस जो भी टेंडर से रिलेटेड जो भी है वो न्यूज, प्लस कितने प्रोजेक्ट्स आए, क्या उनका जनरेशन रहा इस पर्टिकुलर मंथ में रिन्यूएबल एनर्जी का, तो वो पार्ट टू में कवर करेंगे। तो अभी ये फर्स्ट पार्ट है। तो आइए इस फर्स्ट पार्ट में क्या क्या न्यूज अपडेट रहा इस नवंबर में वो हम देखते हैं। जो फर्स्ट है, एनटीपीसी लिमिटेड हैज़ कमीशनड 17.5 मेगावाट फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट्स एट रामागुंडम तेलंगाना ऑन 28 अक्टूबर 2021। ये बेसिकली जो है एनटीपीसी जो है 100 मेगावाट का जो है रामागुंडम में फ्लोटिंग सोलर पावर प्रोजेक्ट्स लगा रहा है, उसी 100 मेगावाट का ये पार्ट था 17.5 मेगावाट। नेक्स्ट है, वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी हैज रिसीव्ड एन ईपीसी ऑर्डर फ्रॉम मसाया सोलर एनर्जी फॉर एग्जीक्यूटिंग ए 210 मेगावाट सोलर प्रोजेक्ट्स लोकेटेड इन द खंडवा डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। और ये जो प्रोजेक्ट है बेसिकली मसाया सोलर एनर्जी जो है, ये सेकी का ISTS 6 में इसको 210 मेगावाट का प्रोजेक्ट्स मिला है। उसी प्रोजेक्ट्स के लिए मसाया सोलर ने वारी एनर्जी को ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट ऑर्डर दिया है। नेक्स्ट है, सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया सेकी हैज इनवाइटेड एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम बैंक्स to extend a term loan of 400 crore with a tenure of 15 years to develop two solar photovoltaic projects of 100 megawatt capacity each। सेकी बेसिकली दो प्रोजेक्ट्स डेवलप कर रहा है। एक तो ये छत्तीसगढ़ के राजानंद गांव में डेवलप कर रहा है 100 मेगावाट एसी कैपेसिटी का। जो 100 मेगावाट की एसी कैपेसिटी है उसके इक्वलेंट वो 160 मेगावाट का डीसी लगा रहा है विद बैटरी स्टोरेज। बैटरी स्टोरेज कैपेसिटी जो है 120 मेगावाट और बैटरी स्टोरेज है। जो दूसरा प्रोजेक्ट है सेकी जो कर रहा है वो फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट्स कर रहा है झारखंड के रांची में, जो कि गेटासुलेट रिजर्वायर है वहाँ पर कर रहा है। तो इन दोनों प्रोजेक्ट के लिए सेकी ने टेंडर निकाला लोन के लिए बैंक से। नेक्स्ट है, एनटीपीसी लिमिटेड हैज इनवाइटेड बिड्स टू अपॉइंट कंसल्टेंट फॉर रजिस्ट्रेशन वैलिडेशन एंड वेरिफिकेशन एक्सरसाइज फॉर द फर्स्ट 5 years फॉर द 200 मेगावाट कैपेसिटी ऑफ द 250 मेगावाट अनंतपुर सोलर पावर प्रोजेक्ट्स अंडर द ग्लोबल कार्बन काउंसिल प्रोग्राम। The consultant will be appointed from the list of impaneled auditors verified by the GCC board. The Global Carbon Council program is an initiative of the Gulf Organization for Research and Development. The voluntary greenhouse gas offsetting program developed by the GCC, a registered independent legal entity, is called the GCC program. The GCC program received greenhouse gas emission reduction projects from the entire world, and the project commissioned on or after 1 जनवरी 2016 आर एलिजिबल टू बी रजिस्टर्ड अंडर GCC। इसी प्रोग्राम के तहत एनटीपीसी ने ये बिड्स इनवाइट किया है। नेक्स्ट है, ग्रेफाइट इंडिया लिमिटेड विल डेवलप 35 मेगावाट हाइब्रिड रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स। और ये जो प्रोजेक्ट्स है बेसिकली ये कैप्टिव के लिए इसका कैप्टिव प्लांट है, इलेक्ट्रोड फैसिलिटी है नासिक में, उसी के लिए ये कैप्टिव प्रोजेक्ट डेवलप करेगा। नेक्स्ट है, लोंगी, a China based module manufacturer informed न्यू record efficiency of 26.3% of its front back contact solar cell. It also set a record of 25.82% efficiency for its heterojunction solar cell. The new record was validated by the German Institute for Solar Energy Research. Next है, Ministry of New and Renewable Energy MNRE has reduced the benchmark cost excluding GST for grid connected rooftop solar photovoltaic projects for the financial year 21-22. After the revision of GST rates of the RE equipment, it was revised the benchmark cost excluding GST. बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने 2021 के लिए ग्रिड कनेक्टेड रूफटॉप प्लस ऑफ ग्रिड सोलर दोनों के लिए बेंचमार्क कॉस्ट निकाला था। और जो बेंचमार्क कॉस्ट पहले निकाला था ये इंक्लूडिंग जीएसटी था, जो रेट था इंक्लूडिंग जीएसटी था। लेकिन अब जीएसटी का जो रेट है बेसिकली अब जानते हैं कि जो सोलर या जो अदर आरी के इक्विपमेंट्स हैं जो जीएसटी है वो 5% पहले था, 5% से 12% रिवाइज कर दिया है। तो चूँकि जीएसटी रिवाइज होने की वजह से एमएनआरई ने बेंचमार्क कॉस्ट को रिवाइज कर दिया है। और जब अब जो बेंचमार्क कॉस्ट निकाला है मिनिस्ट्री ने, उसने अब जीएसटी को एक्सक्लूड कर दिया, जीएसटी को हटा दिया है और प्योर ऐसे विदाउट जीएसटी उसने बेंचमार्क कॉस्ट निकाला है।
नेक्स्ट है, इंडिया एम्स टू बिकम ए नेट जीरो इकोनॉमी बाई 2070 एंड हैज ए टारगेट ऑफ इंस्टॉलिंग ए नॉन फोसिल एनर्जी कैपेसिटी 500 गीगावाट बाई 2030। और ये जो बेसिकली है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने COP26 समिट जो ग्लासगो जो स्कॉटलैंड में हुआ था वहाँ पर इन्होंने अनाउंस किया था। और इंडिया ने मेजर ये 5 या 6 अनाउंसमेंट टारगेट वहाँ पर सेट किए हैं। एक तो ये नेट जीरो एमिशन बाई 2070, नॉन फोसिल फ्यूल बेस्ड एनर्जी कैपेसिटी 500 गीगावाट बाई 2030, 50% ऑफ इट्स इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायरमेंट फ्रॉम रिन्यूएबल एनर्जी बाई 2030, reduce 1 billion tons of carbon emission from now onwards until the end of the decade, reduce its economy's carbon intensity by less than 45% by 2030, and Indian Railway would be the net zero carbon emitter by 2030। तो थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पर अपडेट कर दूँ, जो नेट जीरो एमिशन की बात करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि कुछ भी हम कार्बन एमिशन नहीं करेंगे, कुछ भी हम कार्बन डाइऑक्साइड और CO हम एमिशन नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है। जितना एमिशन होगा उसको उतना बैलेंस कर दिया जाएगा, उतना एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा, तो इसी को नेट जीरो बोलते हैं। और वो जो एब्जॉर्ब करेंगे वो एब्जॉर्ब फॉरेस्ट या जो भी पेड़ पौधे उसके थ्रू करेंगे, या जो भी कोई टेक्नोलॉजी है कार्बन कैप्चर को उसके थ्रू करेंगे। तो ये इंडिया का टारगेट है कि नेट जीरो एमिशन, मतलब जितना एमिशन होगा उतना हम एब्जॉर्ब कर लेंगे। तो वो टारगेट है बाई 2070। थोड़ा सा मैं आपको यहाँ बता दूँ सेकेंड और थर्ड जो टारगेट है, इसमें हम ये टारगेट बोलेंगे 500 गीगावाट तक हम नॉन फोसिल फ्यूल बेस्ड कैपेसिटी लगाएंगे। और दूसरा ये बोलेंगे 50% ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायरमेंट फ्रॉम रिन्यूएबल एनर्जी बाई 2030। तो इसको थोड़ा सा मैं आपको यहाँ बता दूँ कि ये जो कैपेसिटी है जो हम थर्ड में बोल रहे हैं कि जो 50% ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायरमेंट है वो हम रिन्यूएबल एनर्जी से मीट करेंगे। तो अगर इस कैपेसिटी को थोड़ा सा मैंने बैकग्राउंड कैलकुलेशन किया हुआ है इसमें, और अगर CA और भी जो प्रोजेक्शन अगर हमारा देख रहे हैं कि जो हमारी डिमांड होगी इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड होगी, उस इलेक्ट्रिसिटी डिमांड से अगर हम लोग बैकवर्ड कैलकुलेशन करते हैं, ये जो कैपेसिटी है 500 गीगावाट ना होकर के थोड़ी सी स्लाइटली ज़्यादा चली जाएगी, 700 गीगावाट 800 गीगावाट के टारगेट में जा सकता है। तो ये जो दोनों टारगेट है बेसिकली सेकेंड और थर्ड का थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्टरी लग रहा है, फिर भी जो मिनिमम जो टारगेट है बेसिकली जो 500 गीगावाट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी नॉन फॉसिल फ्यूल बेस्ड हम तो करेंगे 2030 तक, प्लस 50% की जो इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायरमेंट है वो रिन्यूएबल एनर्जी से मीट करेंगे। तो ठीक है, अभी तो ये जस्ट एक सिचुएशन है, और जो अभी एजम्पशंस हैं उस बेसिस पर जो मेरा अपना जो कैलकुलेशन है जो थर्ड का 50% जो इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायरमेंट है रिन्यूएबल एनर्जी से, ये स्लाइटली ज़्यादा चला जाएगा, ये 700 गीगावाट 750 गीगावाट जा सकता है। उसमें एक CEW की एक रिपोर्ट भी आई है उस पर। तो एज़ पर CEW फॉर नेट जीरो, जो इंडिया का जो टारगेट है 2070 तक नेट जीरो का, तो उसके लिए उसने ये कैलकुलेट किया है कि उस टारगेट को अचीव करने के लिए इंडिया नीड्स 5600 गीगावाट ऑफ सोलर कैपेसिटी और 99% ड्रॉप इन कोल यूज, 99% ड्रॉप करना पड़ेगा। सोलर बेस्ड जनरेशन कैपेसिटी मस्ट राइज टू 1689 गीगावाट बाई 2050 तक होना चाहिए, 5630 गीगावाट बाई 2070 होना चाहिए। और विंड की जो कैपेसिटी है, विंड कैपेसिटी मस्ट इंक्रीज टू 557 गीगावाट बाई 2050 एंड 1792 गीगावाट बाई 2070। तो ये सोलर और विंड की जो कैपेसिटी है काफ़ी हमें इसमें बढ़ानी पड़ेगी, और कोल की कैपेसिटी भी हमें काफ़ी कम करनी पड़ेगी टू अचीव द टारगेट ऑफ 2070। अब नेक्स्ट आते हैं, द मिनिस्ट्री ऑफ पावर हैज़ रिवाइज द टर्म ऑफ रेफरेंस ऑफ द नेशनल कमेटी ऑन ट्रांसमिशन टू फास्ट ट्रैक द प्लानिंग एंड अप्रूवल ऑफ ISTS प्रोजेक्ट टू फैसिलिटेट ग्रेटर RE इंटीग्रेशन। तो ये बेसिकली मिनिस्ट्री, और आप बहुत सारे न्यूज़ में भी आ रहा था, अभी एक्चुअली हो क्या रहा है कि जो ट्रांसमिशन की प्लानिंग और ट्रांसमिशन का जो प्रोजेक्ट्स लगता है, ये एक्चुअली इनका गेस्टेशन पीरियड ज़्यादा होता है, ये प्रोजेक्ट टाइम इसका ज़्यादा होता है। कभी कभी ये 24 to 30 मंथ्स तक लग जाता है। लेकिन जो अगर रिन्यूएबल एनर्जी के हम प्रोजेक्ट्स की बात करें, अगर सोलर और विंड की हम लोग बात करें, तो इनका जो प्रोजेक्ट ड्यूरेशन जो होता है, लगने का जो टाइम होता है, ये इनका कम होता है। इन्हीं सब टारगेट को, जो गैप है, इस गैप को मेंटेन, इस गैप को कम करने के लिए बहुत सारे मिनिस्ट्री में जो है इस पर डिस्कशन चल रहा है। उसी डिस्कशन का ये पार्ट है कि जो नेशनल कमेटी ऑन ट्रांसमिशन जो है, इसके जो उसका क्या बोलते हैं, जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस है उसको रिवाइज कर दिया गया है। अब ये बोल दिया गया है कि अगर ISTS प्रोजेक्ट्स है तो 100 करोड़ का अगर प्रोजेक्ट कॉस्ट है, 100 करोड़ तक की अगर प्रोजेक्ट कॉस्ट है, तो CTU जो है वो अपने लेवल पे अप्रूवल कर देगा। और अगर 100 करोड़ से 500 करोड़ के बीच का अगर प्रोजेक्ट कॉस्ट है, उस बेसिस पर जो है NCT अप्रूव करेगा। अगर मोर देन 500 करोड़ है तो द ये जो प्रपोजल है इट विल गो टू द मिनिस्ट्री।
उसके बाद एक रीजनल पावर कमेटी हुआ करता था। रीजनल पावर कमेटी में दो था, एक तो रीजनल पावर कमेटी, एक है रीजनल पावर कमेटी ट्रांसमिशन प्लानिंग। तो रीजनल पावर कमेटी जो ट्रांसमिशन प्लानिंग वाला जो कमेटी है, इस चीज़ को डिजॉल्व कर दिया गया। तो रीजनल पावर कमेटी ट्रांसमिशन प्लानिंग हैड बीन डिजॉल्व टू कट डाउन द टाइम टेकन ऑफ अप्रूवल, क्योंकि ये बहुत टाइम टेकन प्रोसेस लग रहा था। द टर्म्स ऑफ रेफरेंस ऑफ द रीजनल पावर कमेटी हैड बीन मॉडिफाइड टू फैसिलिटेट रीजनल कंसल्टेशन फॉर प्लानिंग एंड अप्रूवल ऑफ ISTS प्रोजेक्ट्स। After considering the recommendation of CTU and the Regional Power Committee, the NCT will propose the expansion of ISTS. It would examine the cost of proposed ISTS program and decide on the roadmap for its implementation. Next, the Odisha Electricity Regulatory Commission has approved the power sale agreement executed between SECI and Grid Corporation of Odisha. The PSA is for the GRIDCO to procure power from a 270 megawatt solar projects to fulfill its renewable purchase obligation. और ये जो 270 मेगावाट्स जो प्रोजेक्ट्स की बात हो रही है, ये प्रोजेक्ट्स बेसिकली 5000 मेगावाट VGF स्कीम है, उसके अंतर्गत ये लगा है और ये प्रोजेक्ट अब तक लग भी गया है। ये उसी के PSA जो है अभी रेगुलेटर ने अभी अप्रूव किया है। नेक्स्ट है, एज पर मिनिस्ट्री ऑफ पावर, डिस्कॉम ओड 19,712 करोड़ टू रिन्यूएबल एनर्जी जनरेटर एक्सक्लूडिंग डिस्प्यूट अमाउंट्स इन ओवर ड्यू पेमेंट्स एट द एंड ऑफ अक्टूबर 2021। और अगर ये जो फिगर की जो बात कर रहे हैं, ये फिगर जो आपका सितंबर में फिगर कम था, ये फिगर था 15,483 करोड़, और अभी जो फिगर है उसे 27% हायर है। नेक्स्ट है, अदानी इलेक्ट्रिसिटी अनाउंस डेट इट विल फुलफिल ओवर 30% ऑफ द मुंबई पावर रिक्वायरमेंट थ्रू रिन्यूएबल एनर्जी which would be scaled up to 60% by 2027. Next है, as per India Hydrogen Alliance, India needs $15 billion funding to set up the 15 gigawatt green hydrogen electrolyzer capacity by 2030. This capacity is expected to produce 3 MMT of green hydrogen and would need 30 gigawatt of renewable energy. Next है, Ministry of New and Renewable Energy has empowered the Dispute Resolution Committee to examine if additional time extension can be given for solar projects scheduled to be commissioned in the next 5 months until the basic custom duty comes into the force starting April 2022. Next है, India invites Gulf Cooperation Council GCC nation to invest in sustainable energy sector. Next है, United States of America joins International Solar Alliance as a 101 first member country. Next है, Adani Green Energy Limited AGEL, the world's largest solar power developer, is targeting 45 gigawatt of renewable energy capacity by 2030 and will invest $20 billion to develop 2 gigawatt per year manufacturing capacity by 2022-23. It will invest $70 billion over the next decade to become the world's largest renewable energy company and produce the cheapest hydrogen. Next है, Indian Space Research Organization ISRO will develop solar power calculator that will use satellite data to measure the solar energy potential of any region in the world. This application will help to decide the location of solar energy projects across the globe. और ये बेसिकली काफ़ी बेनिफिशियल होगा, ग्लोबल लेवल पर कहीं से भी कोई सोलर पोटेंशियल देख सकता है। नेक्स्ट है, जैक्सन, ये नोएडा बेस्ड कंपनी है, to scale up module manufacturing capacity to 1 gigawatt from 600 megawatt 2022। जो जैक्सन कंपनी है बेसिकली EPC कंपनी है और ये मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग भी इसका प्लांट है। अभी एट प्रेजेंट इसके 600 मेगावाट है और इस 600 मेगावाट की कैपेसिटी को बढ़ा करके 1000 मेगावाट करने जा रहा है। नेक्स्ट है, द तमिलनाडु इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन हैज सेट ए जेनेरिक टैरिफ ऑफ 3.61 पर यूनिट फॉर ग्रिड कनेक्टेड सोलर पावर प्रोजेक्ट्स ऑफ कैपेसिटी रेंजिंग फ्रॉम 1 किलोवाट टू 10 किलोवाट and 3.37 per unit for 11 kilowatt to 150 kilowatt and 3.10 per unit for 151 kilowatt to 999 kilowatt. और ये टैरिफ है, इट विल बी इफेक्टिव फ्रॉम 22 अक्टूबर 2021 and will be valid until 31st March 2023. Next, the Indian Energy Exchange traded 372.4 million units of renewable energy in October 2021. A 31% month over month decline compared to 543 million units in September 2021. जो ट्रेडिंग है रिन्यूएबल एनर्जी का सितंबर में ज़्यादा था, 543 मिलियन यूनिट्स था, अब अक्टूबर में बेसिकली घट करके 372 मिलियन यूनिट्स हो गया। नेक्स्ट है, द एपलेट ट्रिब्यूनल फॉर इलेक्ट्रिसिटी एपटेल हैज सेट असाइड द ऑर्डर पास्ड बाय द CERC सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन revising the floor and forbearance price of solar and non-solar renewable energy certificate to 0 and 1000 rupees per megawatt hour respectively.
दिस ऑर्डर पेव्स द वे ऑफ REC ट्रेडिंग टू रिज्यूम ऑन द पावर एक्सचेंज। बेसिकली क्या हुआ था कि सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन ने ये ऑर्डर पास कर दिया था रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट का, जिसमें फ्लोर और फोरबियरेंस प्राइस था। जो फ्लोर प्राइस को जो जीरो कर दिया था और फोरबियरेंस जो अपर लिमिट थी उसको 1000 रुपीज़ पर मेगावाट आवर कर दिया था। इसी ऑर्डर के अगेंस्ट में बहुत सारे एसोसिएशंस थे जो एपलेट में चले गए थे, एप्टेल में चले गए थे, और एप्टेल ने इस ऑर्डर को फिर जो CRC का जो ऑर्डर था उसको हटा दिया, और उसने बोला कि नहीं, जो पहले जो था वैसे ही था। और ये जो एप्टेल में केस चल रहा था इसकी वजह से एक्सचेंज में जो REC की जो ट्रेडिंग भी नहीं हो पा रही थी। अब ऑर्डर आ गया एप्टेल का, तो अब ट्रेडिंग भी जो है रिज्यूम हो गई। नेक्स्ट है, एज पर द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF रिपोर्ट, India's transition towards a net zero economy can contribute over $1 trillion by 2030 and $15 trillion by 2070 in economic impact. The transition will also provide over 50 million new jobs. Next है, the Ministry of New and Renewable Energy (MNRE) has issued an updated list of models and module manufacturers under the approved list of model and manufacturers (ALM) order. Novasis Green Energy, Pahal Solar, Pixan Green Energy, Alpex Solar and Vikram Solar's new facility are the new entries. और जो ALM का जो ऑर्डर है इसमें जो अप्रूव्ड हैं, जो मॉडल और मैन्युफैक्चरर्स जो इसमें अप्रूव्ड हैं, they are the eligible for government and government assisted project in the country including the projects for the sale of electricity to the government. तो जो इसमें जो अप्रूव्ड है केवल वही, जो गवर्नमेंट के लिए कुछ टेंडर निकल रहा है अगर सोलर से रिलेटेड, तो केवल वही पार्टिसिपेट कर सकते हैं जो इस लिस्ट में अप्रूव्ड है। नेक्स्ट है, द मिनिस्ट्री ऑफ पावर हैज नोटिफाइड इलेक्ट्रिसिटी टाइमली रिकवरी ऑफ कॉस्ट ड्यू टू चेंज इन लॉ रूल्स 2021 and asked states to allow distribution company DISCOM to pass on the increase in power purchase cost to power tariff that regulatory commission could evaluate. Next है, Indian Renewable Energy Development Agency IREDA has announced the list of successful bidder for setting up of manufacturing capacity of vertically integrated high efficiency solar modules under the production linked incentive program. The IREDA has announced PLI totaling 4,450 crore for the total capacity of 10,483 megawatt. Jindal India Solar Energy was awarded a PLI of 1,390 crore. Shirdi Sai Electricals a PLI of 1,875 crore for a capacity of 4 gigawatt each. Reliance New Energy Solar was awarded a PLI of 1,190 crore for a capacity of 2,483 megawatt. थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पर अपडेट कर दूँ, जो PLI की स्कीम थी, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने आत्मनिर्भर अभियान स्कीम के अंतर्गत एक PLI स्कीम निकाली थी 4,500 करोड़ की, जिसमें इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाना था। उस PLI स्कीम की जो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है वो है IREDA ने टेंडर निकाला था, और इसमें 3-4 क्राइटेरिया थे पॉइंट वाइज, जिसमें कि जो मैक्सिमम जो कैपेसिटी लगाएगा उस पर पॉइंट्स थे। जो इंटीग्रेटेड प्लांट लगाएगा, हम सभी जानते हैं कि जो सोलर पैनल है, अगर हम इसका इंटीग्रेशन की बात करें तो सोलर जो है पॉलीसिलिकॉन से जो मॉड्यूल है वहाँ तक उसको पूरा इंटीग्रेटेड प्लांट, उस पर ज़्यादा मार्क्स थे। इन्हीं सब मार्क्स में क्राइटेरिया करते 3 कंपनीज़ को इस टेंडर के थ्रू प्रोजेक्ट अवार्ड PLI जो है अवार्ड हो गया है। तो वही है, जो जिंदल इंडिया को जो है 4,000 मेगावाट का इंटीग्रेटेड जो है पॉलीसिलिकॉन टू मॉड्यूल प्लांट लगाना है, और उसके बाद शिरडी साई इलेक्ट्रिकल्स का भी है पॉलीसिलिकॉन टू मॉड्यूल तक प्लांट लगाना है, और रिलायंस को भी जो है पॉलीसिलिकॉन टू मॉड्यूल प्लांट तक लगाना है। ये 3 कंपनियों को ये PLI स्कीम जो है इसमें अवार्ड हुआ है प्रोजेक्ट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने के लिए। नेक्स्ट है, पंजाब गवर्नमेंट passed a bill to revise the long-term power purchase agreement between the Punjab State Power Corporation Limited and the RE generators. The bill seeks to reduce the tariff for renewable energy projects approved by the State Electricity Regulatory Commission. और मैं आपको यहाँ पर अपडेट कर दूँ, ये थोड़ा सा ये डिस्प्यूटेड सब्जेक्ट है। कैसे कि जो टोटल जो भी इलेक्ट्रिसिटी मैटर है, जो भी सारा जो है, ये इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 से गवर्न होता है, और ये कॉन्करेंट सब्जेक्ट है। तो जो इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 है सेंटर एज वेल एज स्टेट्स दोनों के लिए करता है। तो ये अगर 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 उस इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2000 के थ्रू कोई भी अगर एग्रीमेंट हुआ है, और जैसे कि इसमें है कि अगर इसमें जो पावर परचेज एग्रीमेंट हुआ है, गवर्नमेंट जो है जो पंजाब PSPSL और जो RE जनरेटर उनके बीच में अगर कॉन्ट्रैक्ट हुआ है,
और उस इलेक्ट्रिसिटी एक्ट के थ्रू वैलिड है। तो ये बिल पास करने के बाद एक बहुत ही डिस्प्यूट आगे फ्यूचर में देखना होगा क्या होता है, लेकिन अदरवाइज ये लीगली मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से वैलिड नहीं है। ये चैलेंज किया जा सकता है ये। और जो पंजाब गवर्नमेंट है, जो मेरा अपना जो पर्सनल ओपिनियन है, इस ओपिनियन के हिसाब से जो अभी इलेक्शन है, इलेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सब सारी चीज़ें की जा रही हैं। और जो प्रोजेक्ट अफेक्टेड है रिन्यूएबल एनर्जी के, और ये पंजाब गवर्नमेंट ने जो बिल लाया है, इससे करीब 800 मेगावाट के जो सोलर प्रोजेक्ट्स हैं, जिनका टैरिफ 5.62 पर यूनिट से लेकर के 8.74 पर यूनिट्स तक है, वो अफेक्टेड होंगे। थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पर ये अपडेट कर दूँ कि ये जो टैरिफ है बेसिकली, जिसमें गवर्नमेंट को भी ये लग रहा है कि टैरिफ ज़्यादा है, और वो आज की डेट में टैरिफ से कंपेयर कर रहे हैं। तो जब लगता है, जो प्रोजेक्ट कॉस्ट के बेसिस पे और टेन्योर पे बहुत सारे फैक्टर्स पर टैरिफ डिसाइड होता है। तो ये जो प्रोजेक्ट्स हैं बेसिकली 4 से 5 साल 6 साल पहले प्रोजेक्ट्स लगे हैं ये, उस समय प्रोजेक्ट कॉस्ट ज़्यादा हुआ करती थी और टैरिफ भी ज़्यादा हुआ करता था। और आज की डेट में जो प्रोजेक्ट कॉस्ट है, उस समय अगर हम लोग बात करें 5 से 6 साल पहले की बात करें, तो उस समय मान लीजिए प्रोजेक्ट कॉस्ट अगर सोलर का 1 मेगावाट लगाने के लिए 6 to 7 करोड़ लगता था, और आज की डेट में जो प्रोजेक्ट कॉस्ट है 3.5 to 4 करोड़ लगता है। तो इसलिए उस समय जो प्रोजेक्ट्स लगा हुआ है, जो टैरिफ डिसाइड हुआ है, उससे आज की डेट में हम कंपेयर नहीं कर सकते हैं। फिर देखते हैं फर्दर क्या होता है, ये डिस्प्यूट फिर जाएगा, फिर कोर्ट में जाएगा, बट अल्टीमेटली जो इसमें जो सफ़रर होंगे वो प्रोजेक्ट डेवलपर ही होंगे। नेक्स्ट है, यूनियन पावर मिनिस्टर आर.के. सिंह सेड दैट गवर्नमेंट विल सून इंक्रीज द फंडिंग एलोकेशन फॉर द प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव PLI प्रोग्राम फॉर द मैन्युफैक्चरिंग डोमेस्टिक सोलर सेल्स एंड मॉड्यूल्स टू 24,000 करोड़ फ्रॉम द एग्जिस्टिंग 4,500 करोड़। और इससे जस्ट मैंने आपको अभी अपडेट किया था कि जो PLI स्कीम जो था, जो एग्जिस्टिंग जो है 4,500 करोड़ का, जिसमें टेंडरिंग के थ्रू 3 जो है कंपनियां सिलेक्ट कर ली गई है मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सेटअप करने के लिए। उसी स्कीम के अंतर्गत जो है गवर्नमेंट ने ये अनाउंस किया है, आर.के. सिंह जो पावर मिनिस्टर, उन्होंने अनाउंस किया है कि इस जो PLI का जो फंडिंग पैटर्न है, उसको इंक्रीज़ करके और ज़्यादा बढ़ाया जाएगा, 24,000 कर दिया जाएगा, सो दैट कि और भी ज़्यादा कंपनियां आ जाएं और हमारे यहाँ मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी और लगे। अभी अगर हम लोग आज के डेट में बात करें कि हमारे मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी कितनी है, तो अगर सेल की मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी 2.5 to 3 गीगावाट के आसपास है, और मॉड्यूल की जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी वो 10 to 12 गीगावाट पर एनम है। थोड़ा सा मैं आपको ये अपडेट कर दूं कि अगर सोलर मैन्युफैक्चरिंग की हम लोग बात करते हैं, तो सोलर मैन्युफैक्चरिंग 4 स्टेजेज में होता है। जो फर्स्ट स्टेज होता है वो सिलिका से हम लोग पॉलीसिलिकॉन बनाते हैं, उसको स्टेज 1 बोलते हैं। पॉलीसिलिकॉन से फिर इनगॉट बनाते हैं, फिर उसके बाद वेफर बनाते हैं हम लोग, तो ये स्टेज 2 है हमारा। फिर वेफर से हम सेल बनाते हैं, ये स्टेज 3 होता है। फिर सेल से हम लोग असेंबल करके मॉड्यूल बनाते हैं, ये स्टेज 4 होता है। तो इंडिया में जो फर्स्ट 2 स्टेजेज है, सिलिका से पॉलीसिलिकॉन बनाने का, फिर पॉलीसिलिकॉन से फिर इनगॉट जो वेफर बनाने का, ये स्टेजेज अभी इंडिया में मतलब नहीं है। हमारे यहाँ केवल है सेल मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है और मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है, मॉड्यूल लाइन असेंबली लाइन है। तो ये पूरा इंटीग्रेटेड सेटअप बनाने के लिए ही ये PLI स्कीम लाया गया आत्मनिर्भर अभियान के तहत। नेक्स्ट है, आंध्र प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन approved the proposal of Andhra Pradesh distribution companies to procure 7,000 megawatt of solar power from the SECI। और ये जो SECI से जो पावर प्रोक्योरमेंट के लिए AP ने जो अप्रूव किया है, ये बेसिकली 12,000 मेगावाट का जो है 12 गीगावाट का सोलर मैन्युफैक्चरिंग लिंक टेंडर निकाला था, उसी के लिए था। इनिशियली टैरिफ बहुत ज़्यादा था, और क्योंकि इसके साथ साथ मैन्युफैक्चरिंग प्लांट भी सेटअप करना था। लेकिन अब ये जो टेंडर है बेसिकली, अब ये जो टैरिफ, तो आज की डेट में कोई इस टैरिफ पर ले नहीं आता, इसलिए टैरिफ इसको रिड्यूस कर दिया गया। तो ये बेसिकली उसी की बात हो रही है। इसी 12,000 मेगावाट में 7,000 मेगावाट जो है आंध्र प्रदेश लेगा। और जो प्रोजेक्ट लगाने का जो टाइमलाइन है, इसमें 3,000 मेगावाट जो है सितंबर 24 तक आ जाएगा। फिर जो नेक्स्ट जो है अनदर 3,000 मेगावाट है वो सितंबर 25 तक आ जाएगा। फिर उसके बाद जो बैलेंस 1,000 मेगावाट है वो सितंबर 26 तक आएगा। नेक्स्ट है, सतलुज जल विद्युत निगम SJVN हैज अप्रूव्ड फॉर्मिंग 100% सब्सिडरी कंपनी टू डेवलप रिन्यूएबल एनर्जी, स्मॉल हाइड्रो एंड ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट्स। SJVN will contribute initial equity of 50 crore for the subsidiary company. Next है, द हरियाणा इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन set a levelized tariff of 2.86 per unit for a 50 megawatt solar projects in Haryana Sirsa district.
Next, Power Minister Shri R.K. Singh reviewed the proposed 10 gigawatt renewable energy projects in Ladakh. Or the Ladakh administration will make available 20,000 acre of land, and provision of further 20,000 acre will be explored based on the inputs from SECI. और इसमें ये सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन इंडिया सेकी जो है उसको ये डायरेक्शन दिया गया था कि आप विद इन वीक, जो है जब मीटिंग हुई थी उसके विद इन वीक आप जाइए और पूरा आप सर्वे करिए और वहाँ के जो एडमिनिस्ट्रेशन है वहाँ से मीटिंग करिए, उसके बाद फिर आप प्रपोजल जो भी है आप इसको बताइएगा। और ये जो प्रोजेक्ट्स की बात हो रही है 10 गीगावाट जो रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स की बात हो रही है, इसके साथ साथ वहाँ पर स्टोरेज कैपेसिटी भी लगाने की बात हो रही है, BES बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम लगाने की बात हो रही है। और इसके पीछे रीज़न ये दिया गया है कि जो ट्रांसमिशन लाइन है, क्योंकि जो ट्रांसमिशन लाइन वहाँ से आएगी लद्दाख से, जो फिर इधर की तरफ जो ट्रांसमिशन लाइन आएगी, वो ट्रांसमिशन लाइन की कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा है। और केवल रिन्यूएबल एनर्जी का प्रोजेक्ट्स होगा, केवल सोलर की बात होगी तो यूटिलाइजेशन उस ट्रांसमिशन लाइन का कम होगा। इसलिए सोलर के साथ साथ विंड की भी बात हो रही है, जो हाइब्रिड प्रोजेक्ट्स लगे, उसके साथ साथ फिर बैटरी स्टोरेज जो है स्टोरेज की बात हो रही है, सो दैट कि ट्रांसमिशन का जो यूटिलाइजेशन है बहुत ज़्यादा हो जाए। 76% ये एंटिसिपेट किया गया है कि अगर 12 गीगावाट और के बैटरी स्टोरेज प्लस सोलर और विंड का प्रोजेक्ट्स लगाया जाए तो जो ट्रांसमिशन का यूटिलाइजेशन फैक्टर है 76% तक किया जा सकता है। नेक्स्ट, मिनिस्ट्री ऑफ पावर इशूड रिवाइज्ड गाइडलाइन फॉर द थर्मल पावर companies to either set up renewable energy capacity themselves or through developer by inviting bids and supply power to consumer under existing power purchase agreements. The new guidelines are expected to replace fossil fuel based energy with renewable under the existing power purchase agreements. The benefits of bundling renewable energy with thermal will be shared between the generator and DISCOM for the other producers on a 50-50 basis. Next, the Kerala State Electricity Regulatory Commission allowed the Kerala State Electricity Board to procure 300 megawatt of solar power from SECI at a tariff of 2.44 per unit under the manufacturing link tender. Next, Ministry of Power issued a notification to provide purchase preference for local suppliers in the power sector. The local content requirement to categorize the bidder as a class 1 local supplier is a minimum of 50% and class 2 supplier is the 20%. Only class 1 local supplier and class 2 local supplier will be eligible to be bid except when a global tender is issued. A global tender will be issued for procuring goods more than 200 crore with the approval of authority designated by the डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर। 200 करोड़ तक के जो भी प्रोजेक्ट्स होंगे वो डोमेस्टिक प्लेयर्स के लिए ही रहेंगे। 200 करोड़ के जो ऊपर प्रोजेक्ट्स होंगे वो ग्लोबल उसका टेंडर किया जाएगा, उसके लिए भी डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर से अप्रूवल लेना पड़ेगा। नेक्स्ट है द मिनिस्ट्री ऑफ पावर हैज आउटलाइंड द मिनिस्ट्री ऑफ पावर हैज आउटलाइंड अ डिटेल्ड मैकेनिज्म allowing the bundling of thermal and hydropower projects with stand-alone renewable energy with or without battery storage system, either through setting up a renewable energy project's capacity themselves or through developer by inviting bids. The generated power can also be supplied to DISCOM under existing power purchase agreement. Next, Azure Power signed power purchase agreement for 600 megawatt ISTS connected solar power projects with SECI. The projects come under the SECI's 4 gigawatt manufacturing linked projects, which will supply power for 25 years at a fixed tariff of 2.54 per unit. The project will be constructed in Rajasthan. Next, NTPC and Indian Oil signed a memorandum of understanding to explore opportunities to supply renewable round the clock captive power. Next, India maintained its 10th rank and continue to be among the top performing countries within the group of 20 in the Climate Change Performance Index CCPI 2022 report. CCPI is an independent monitoring tool for tracking the climate protection performance of 16 countries and European Union. Next, a Sustainable Development Cell SDC in the Ministry of Coal has been formed to advise, mentor and plan action to minimize the adverse impact of mining. It will also formulate a future policy framework for the environmental mitigation in India's coal and lignite sector. And next, the Tamil Nadu Electricity Regulatory Commission rejected a petition filed by the TEDA, Tamil Nadu Energy Development Agency, to approve a revised benchmark tariff of 2.97 per unit for solar energy generated under Component C of the PM Kusum. The state plans to solarize 20,000 agricultural pumps with a 7.5 horsepower capacity
by installing 11 kilowatt solar system supporting each pump. Next है Indian Oil Corporation Limited (IOCL) has issued a global tender to develop green hydrogen generation facility on a build, own and operate basis at its refinery in Mathura, Uttar Pradesh and Panipat, Haryana. The successful bidder will need to develop a green hydrogen generation facility with a 5,000 MT annual capacity for its refinery in Mathura and 2,000 MT annual capacity for its refinery in Panipat. The last date to submit bids is 24th November 2021. Next, Tata Group to set up 4,000 megawatt integrated solar PV cell manufacturing unit in Tamil Nadu with investment of around 3,000 crore. It will be set up in Gangaikondam near Tirunelveli. The Indian Energy Exchange will resume the RE certificates trading from 24th November 2021. और इसके बारे में ऑलरेडी मैंने बता दिया था आपको कि जो CRC का जो ऑर्डर था उसको एप्टेल ने सेट असाइड कर दिया और उसकी वजह से जो REC का जो ट्रेडिंग था वो नहीं हो पा रहा था. अब वो ट्रेडिंग रिज्यूम हो गया. तो इसके लिए यही था. द लास्ट REC ट्रेडिंग सेशन टुक प्लेस इन जून 2020. द ट्रेड हैज़ बीन रिज्यूम्ड इन लाइन विद द रिसेंट ऑर्डर बाय ऑफ एप्टेल एंड CRC. REC Renewable Energy Certificate is a vital market-based instrument for obligated entities such as distribution utilities, open access consumer, and captive power plants for meeting their RPO most competitively and efficiently. जो बेसिकली जो ऑब्लिगेटेड एंटिटीज होते हैं, जो रेगुलेटर होता है, इनको एक RPO कंप्लायंस फुलफिल करना पड़ता है और कुछ परसेंटेज जो होता है उनको रिन्यूएबल एनर्जी से लेना पड़ता है या उसके इक्विवेलेंट उनको सर्टिफिकेट्स लेना पड़ता है. ये सर्टिफिकेट ये एक्सचेंज के थ्रू ट्रेडिंग करते हैं. नेक्स्ट है द राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन डायरेक्टेड द जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड टू पे द लास्ट लेट पेमेंट सरचार्ज टू द विंड पावर जनरेटर. The Union Cabinet has approved the formation of a special purpose vehicle to privatize the electricity distribution business in the Union Territory of Dadar Nagar Haveli and Daman and Diu, and the sale of equity share of the new company to the highest bidder. बेसिकली क्या है कि जो दादर नगर हवेली दमन दीव है, इसके इलेक्ट्रिसिटी डिवीज़न को जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है इसको प्राइवेटाइज़ करना चाहती है. अब मैं आपको यहाँ पे अपडेट कर दूँ, दिल्ली को छोड़ करके जो मैक्सिमम यूटीज हैं वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के डायरेक्ट कंट्रोल में आते हैं. और अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो है मिनिस्ट्री ऑफ पावर के थ्रू ये जो मैक्सिमम डिस्कॉम है उनको प्राइवेटाइज़ करना चाहती है. तो सबसे इजी पाथ जो है यूटीज हैं जो डायरेक्ट कंट्रोल में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के. तो इसलिए अभी चंडीगढ़ का ऑलरेडी बिड्स निकाला जा चुका है और उसका टेंडर भी हो चुका है, कंक्लूड भी हो चुका है. अब ये नेक्स्ट आपका ये दादर नगर हवेली दमन एंड दीव का है. नेक्स्ट है Delhi's Indira Gandhi International Airport is set to become a net zero carbon emission airport by 2030. Next, Germany has announced more than 1.2 billion pound commitment to aid India in its fight against climate change. The 1.2 billion pound commitment includes 713 million pound for the energy transition. Next, as per the report published by Wärtsilä and KPMG, that 38 gigawatt of 4-hour battery storage is needed at the pan-India level to integrate 450 gigawatt of renewable energy by 2030 efficiently. बेसिकली अभी क्या है जो टारगेट की जो हम पहले बात करते थे, अभी तो 500 गीगावाट हो गया बाई 2030 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का. लेकिन इससे पहले जो टारगेट की हम लोग बात करते थे 450 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी बाई 2030 की बात कर रहे थे. लेकिन जो रिन्यूएबल एनर्जी होता है मैक्सिमम जो अगर हम लोग बात करें सोलर और विंड की, तो ये इंटरमिटेंट पावर ज़्यादा होती है, इंटरमिटेंसी ज़्यादा होती है. इस इंटरमिटेंसी को दूर करने के लिए जो अभी जो एक है सबसे पहले जो है बैटरी स्टोरेज जो है उसको उपाय करते हैं. इसी बेसिस पे जो KPMG जो वाटसिला ने ये रिपोर्ट पब्लिश किया कि अगर 450 गीगावाट का रिन्यूएबल एनर्जी बाई 2030 अगर इंडिया में करना है तो उसके लिए 38 गीगावाट का 4 घंटे का बैटरी स्टोरेज होना चाहिए पैन इंडिया लेवल पे. नेक्स्ट है SJVN लिमिटेड हैज साइंड ए पैक्ट विद PTC इंडिया टू डेवलप प्रोडक्ट्स फॉर सप्लाइंग राउंड द क्लॉक रिन्यूएबल एनर्जी. The two companies will jointly develop products for the renewable energy power supply
from SJVN's project bundled with available market capacity. Next है, the Union government has approved the sale of government-owned solar cell and module manufacturers Central Electronics Limited (CEL) to Nandal Finance and Leasing Private Limited for 210 crore, 210 crore, 210 crore. The company has a solar cell and module manufacturing capacity of 10 megawatt and 38 megawatt respectively. Next, the Central Electricity Regulatory Commission granted an interstate trading license to Renew Energy Markets to trade power across India. जो रीनू एनर्जी मार्केट्स है, ये जो कंपनी है रीनू पावर की है, जो कि ऑलरेडी रिन्यूएबल एनर्जी के फील्ड में सोलर और विंड के प्रोजेक्ट्स इंस्टॉल कर रही है और ये वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोजेक्ट डेवलपर है। होप दोस्तों मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। जो रिन्यूएबल एनर्जी के जो अपडेट था नवंबर 2021 में उसको मैंने मतलब कवर करने की कोशिश की है। फिर इसका जो नेक्स्ट पार्ट है, बेसिकली नेक्स्ट पार्ट जो है इस पर्टिकुलर मंथ्स में कितने टेंडर्स निकले, उनका क्या स्टेटस रहा, कितनी कैपेसिटी रिन्यूएबल एनर्जी किस पर्टिकुलर मंथ्स में लगी, क्या जनरेशन रहा, उसके बारे में अपडेट करेंगे। तो फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।